यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। वास्को ड गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो कालीकट के जो तत्कालीन शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। तो वास्को डी गामा जब भारत आया, और जो पुर्तगाली था वो जब भारत आया, तो फिर एक नए युग का शुभारंभ हुआ। व्यापार के क्षेत्र से, मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों को भी प्रोत्साहन मिला। तो वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च लेकर के गया, तो वहाँ पुर्तगाल में, तो वहाँ पे 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे जो अन्य पुर्तगाली व्यापारी थे उनको प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो 1505 ईस्वी में जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, वही भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था अल्मीडा ने किया था। और फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। तो यहाँ अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि मलक्का पर अधिकार किया और फारस की खाड़ी पर अधिकार किया। फारस की खाड़ी के जो मुहाने पर स्थित हरमुज है उस पर भी अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक नीनो डी कुन्हा था। अल्बुकर्क के बाद कौन आया? नीनो डी कुन्हा आया। नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। तो नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से लेकर के 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनिश यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। तो वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली था। तो वास्को डी गामा हाँ पुर्तगाली था, और जो कोलंबस स्पेनी था। तो कोलंबस कौन था? स्पेनी था, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो जो कैप्टन कुक थे उन्होंने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और कैप्टन कुक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तथा हाईलैंड के तस्मान ने वान डिमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो जो हाईलैंड के तस्मान थे उन्होंने तस्मान ने वान डिमन्स लैंड किसे कहा जाता है? वर्तमान तस्मानिया को कहा जाता है। उन्होंने जो वर्तमान वान्स डिमन्स लैंड की, जिसे जो वर्तमान तस्मानिया कहते हैं, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो तस्मान और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? हाईलैंड के तस्मान ने की थी। तो इसलिए उसका नाम तस्मानिया हो गया। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय यह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अज्जी दी कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। तो अज्जी दी और कन्नौर में किसने दुर्गों का निर्माण कराया था? पुर्तगाली ने करवाया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में कराया था।
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। तो सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, फिर उसके बाद आते हैं डच। तो ये पूछता है क्रोनोलॉजी में, पहले आते हैं पुर्तगीज, फिर उसके बाद आते हैं डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर आते हैं डेन, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। तो पुर्तगीज, फिर आते हैं डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए। और सबसे अंत में 1961 में वापस, सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में ही वापस गए भी थे। 1961 में ही वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा 1958 से 1961 ईस्वी में था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेइरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री, तो कोचीन में पहली फैक्ट्री कौन स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री, तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह को सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो पुर्तगाली जो है हुगली को किस रूप में यूज करते थे? समुद्री लूटपाट के लिए अड्डों के रूप में इस्तेमाल करते थे। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। फिर उसके बाद है कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? जॉब चार्नॉक थे। ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती कलकत्ता के स्थान को चुना। तो उन्होंने हुगली के स्थान पर किसको चुना? जॉर्ज चार्नॉक ने फैक्ट्री के लिए तो सुतनौती और सुतनौती कलकत्ता के स्थल को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। तो कोच्चि कब शामिल हुआ? कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा डी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। तो इस समय इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 1556 से 1605 ईस्वी था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। तो जो लिवेंट कंपनी उसको 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, तो जहांगीर के शासन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थॉमस बेस्ट नाम का जो अंग्रेज अधिकारी है
उसने पुर्तगालियों को कहाँ पर हराया था, तो स्वालिन के स्थान पर स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के गवर्नर जॉन चार्ल्स ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मलक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उनको जो है बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। चाइल्ड को, किसको? जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1746 से 48 तक। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, वही 46 के आसपास आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। फिर उसके बाद गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अंग्रेज किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। कर्नाटक का युद्ध किस में? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। कब हुआ था प्रथम युद्ध? 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था उस समय का? जो पहली बार ये जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों का, तो उसका तात्कालिक कारण था अंग्रेज फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। जो अंग्रेजी सेना थी उसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, यही युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन थे। और जो अंग्रेज कौन था? कैप्टन बर्नेट थे। 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। तो वो जगह कौन थी? सेंट थोमे। और कैप्टन पैराडाइज का नेतृत्व था। फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया था। ये पैराडाइज ने पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही यूरोप में युद्ध बंद हुआ तो कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-सैपल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। तो ऑस्ट्रिया के जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो कैसे समाप्त हुआ था? एक्सला-सैपल की संधि हुई थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। तो एक्सला-सैपल की संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में हुई थी। 1748 ईस्वी में हुई थी और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध की जो समाप्ति होती है मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। फिर डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो डुप्ले ने पहली बार ऐसा हथकंडा प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों की तरफ से था डुप्ले। फिर उसके बाद यहाँ देख लें, यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो भारतीय राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किसने किया था? डुप्ले ने किया था। तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। तो भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? डुप्ले ने रखी थी।
लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने के द्वारा हुई थी। फिर उसके बाद जिसे और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। तो इसे जो क्या कहा गया? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसका निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस थे कैरो, उनके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। तो जो है 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। तो डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। तो डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई थी? ये जो है पीपली में स्थापित हुई थी। 1600 पीपली में स्थापित हुई थी। 1600 पीपली में स्थापित हुई थी। 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। तो डच क्या हो गए? पीपली से बालासोर चले गए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा में कौन कंपनी स्थापित किया था? डच ने किया था। यहीं से डच की शुरुआत होती है। उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल यहीं पे उनका होता है। फिर चिंसुरा के डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। तो चिंसुरा का जो डच किला था, किसका किला था? वो डच का था। तो इसलिए जो डच किले थे उनका नाम गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। जो यूरोप वासी थे, यूरोप के लोग थे, उनको सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासनकाल जब था तो उस समय अफीम के लिए कौन प्रसिद्ध था? बिहार प्रसिद्ध था। फिर उसके भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज के बाद डेन के बाद फ्रांसीसी आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रांसीसी आए। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नानुसार है। तो इनकी कंपनी की स्थापना वर्ष निम्नानुसार। तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। एस्तादो द इंडिया किसकी है? पुर्तगीज कंपनी है ये। वेरिंग द ओस्ट इंडियज कंपनी है किसकी है? डच की है। तो डच की कौन सी कंपनी है? वेरिंग द ओस्ट इंडियज कंपनी डच की है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। और द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये किसकी कंपनी है? क्योंकि लंदन आया है तो लंदन वाली कौन सी? अंग्रेज की है। 1600 में ईस्वी में। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 ईस्वी में। फिर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1616 में बनी। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने डेन लिखा ही है, तो 1616 में बनी। फिर उसके बाद जो है यह है डेन, डच है और ये है डेन। पुर्तगीज के बाद आए डच, डच के बाद अंग्रेज के बाद डेन आते, डेन के बाद फ्रांसीसी। फिर उसके बाद फ्रांस ये है कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, ये फ्रांस का है। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ये फ्रांस का है। 1664 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी था। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। इस 1717 से 1727 ईस्वी तक था मुर्शीद कुली खां। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया।
तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। और नगर का नाम क्या रख दिया, मुर्शिदाबाद रख दिया। तो इसने अपनी जो राजधानी थी वो ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। ढाका से मकसूदाबाद बना, मकसूदाबाद का नाम क्या रख दिया, मुर्शिदाबाद। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था स्थापित की आरम्भ की। तो इजारा व्यवस्था क्या है, भूमि बंदोबस्त है। इजारा व्यवस्था क्या है, भूमि बंदोबस्त है। और इजारा व्यवस्था किसने आरम्भ किया था, मुर्शिद कुली खान ने आरम्भ किया। तो इजारा व्यवस्था किसने आरम्भ किया था, मुर्शिद कुली खान ने आरम्भ किया था। अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आते हैं 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक। ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा यह कहा कि, तो किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, जो यूरोपी हैं वो मधुमक्खी से, उनकी तुलना मधुमक्खी से करता है। कौन करता है, अलीवर्दी खां करते हैं, अलीवर्दी खां कर रहे हैं ये। फिर और उन्होंने क्या कहा, अलीवर्दी खां ही कहते हैं कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। किसको कह रहे हैं, ये यूरोपियों को कह रहे हैं। कौन कह रहा है, अलीवर्दी खां कह रहे हैं। तो ये हो गया। इनकी मृत्यु, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उनका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनका जो दौहित्र था उसे सिराजुद्दौला वो उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की गठित घटना कब हुई थी, ब्लैक होल की गठित घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जे हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे। तो इस जो शेष जीवित रहने वाला कौन था, जे हॉलवेल था। हॉलवेल था जो शेष, उसमें से जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, जो उसमें से जीवित बचा था, कौन बचा था, जे हॉलवेल बचा था, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार। तो हॉलवेल क्या कहता है, जो बच गया था इस ब्लैक होल की घटना में बच गया था, उसमें कह रहा था कि वो 18 फीट लंबा है। जो रूम था वो 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच जो है चौड़ाई थी उसकी। 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 कितने अंग्रेज बंद कर दिए गए थे, 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बचे थे। 146 को बंद किया गया था ब्लैक होल में, उस रूम में 146 को बंद किया था, तो बाकी सब मर गए। कितने बचे थे, 23 बचे थे। उसमें से एक कौन था, जे हॉलवेल था, वही एक बताया था। फिर उसको दिया घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी, सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। फिर उसको समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। तो जो ये बातें हैं, ये घटनाएं हैं जो हॉलवेल कह रहा है, इसकी जो है जो इस समय का जो मुस्लिम इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उनकी पुस्तक जो सियारुल मुतखैरीन है उसमें जो है कोई इसका उल्लेख नहीं किया गया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्लाइव जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो नींव कब रखा था, नींव ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव कब बनी थी, क्लाइव के समय में हुई थी। और कौन से युद्ध में, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को किसके किसके बीच में हुआ था, क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। फिर प्लासी का वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो जो ये पलासी है, पलासी का वर्तमान नाम क्या है, प्लासी। जो प्लासी है इसका वर्तमान नाम क्या है, ये जो प्लासी है इसका वर्तमान नाम क्या है, पलासी। तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक और तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा।
फिर इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? तो अवध के नवाब के साथ हुई थी। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का किसके साथ हुई थी? अंग्रेज जो गवर्नर था क्लाइव के साथ हुई थी। तो इस दौरान अवध उसने किसने क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ। तो अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? क्लाइव के समय में। क्लाइव के समय में अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। तो क्लाइव द्वारा बंगाल में बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्लाइव द्वारा बंगाल में की गई थी। तो क्लाइव का एक सैनिक के रूप में जन नेता था। तो सैनिक के रूप में जन नेता कौन था? क्लाइव था। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। ए हेवन बॉर्न जनरल था। ए हेवन स्वर्ग से उत्पन्न, हेवन मतलब स्वर्ग, बॉर्न में जन्म और जनरल मतलब सेनानायक। ए हेवन बॉर्न जनरल स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया? क्लाइव को कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया? क्लाइव को कहा गया। और किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। विलियम पिट ने क्लाइव को कहा था वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी में सबसे योग्य शासक था। तो अलीवर्दी खां के जो मीर कासिम था वो सबसे योग्य शासक था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता से पहले ही दर्शा चुका था। तो जो अपनी योग्यता है वो पहले ही दर्शा चुका था। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो मुर्शिदाबाद से मीर कासिम था उसने कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र का वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। तो वो क्यों मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? क्योंकि वह षड्यंत्र के वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, इसीलिए, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। इसलिए उसने मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया राजधानी। फिर मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। तो यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय कौन किया था? सेना का गठन तो मीर कासिम ने किया था। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूक मैचॉल गन बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गमन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो जो है बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में होता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है। एक तरफ इसमें अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन था? मीर कासिम था और अवध के और दिल्ली के नवाब थे। तो अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला थे और दिल्ली के नवाब कौन थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। तो इन तीनों ने मिल करके लड़ा था अंग्रेजों से, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में इन तीनों को पराजित कर दिया। मीर कासिम को और अवध और मुगल और दिल्ली के नवाब यानी कि शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। तो अंग्रेज की तरफ से कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज की तरफ से मुनरो था और दूसरी तरफ से मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। किस समय वेंसिटार्ड बंगाल का गवर्नर था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ड था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन।
फिर उसके बाद है इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। तो भारत ने तो किसने मोहर लगाया था, मोहर किसने प्लासी के निर्णय पर मोहर का नींव रखा था प्लासी ने, और किसने मोहर लगाया था, बक्सर के युद्ध ने लगाया था। भारत में जब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, तो इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। तो इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मिर्जाफर था। बंगाल का नवाब बक्सर के युद्ध के समय कौन था, बंगाल का नवाब मिर्जाफर था। और बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटार्ड था। और दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद का कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। इलाहाबाद में का कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। किस संधि के अनुसार, ये जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि है। 16 अगस्त 1765 और 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार ये जो है पहली संधि है, इलाहाबाद की पहली संधि है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। तो इस समय जो है जब ये इलाहाबाद की संधि हो रही थी तो उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, क्लाइव था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में, द्वैध शासन किस में, द्वैध शासन बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। क्लाइव के समय में ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो क्लाइव के समय में ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को रखा, तो 2 दीवान रखे थे दीवानी काम के लिए। एक दीवान था बंगाल के लिए और दूसरा दीवान था बिहार के लिए। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान थे और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया गया, अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया, 1803 में हुआ। किसके समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक और बहादुर शाह द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आया, अकबर द्वितीय आए। अकबर द्वितीय के बाद कौन आया, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। पेंशन भोगी बनकर मात्र रहे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि शाह आलम द्वितीय के बाद आते हैं अकबर के बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 1857 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो खासी जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था कब, तीरथ सिंह किसके नेतृत्व में किया था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया था। खासी जनजाति के लोगों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। के एम पन्नेकर ने कहा था
कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो कौन कहा था कि डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया? कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। कौन कहा था? कि एम पन्निकन ने कहा था। और कितने कितने समय के लिए? 1765 से 1772 तक के। तो 1765 से 1772 तक जो है कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। ये बात जो है के एम पन्निकन ने कहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हम अगली वीडियो में देखते हैं।